पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज के अच्छे हो गए हैं। दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। तो पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। कि मिलिट्री बैलेंस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। तब्दीली ऐसे नहीं होती कि असला आया है, तब्दीली होती है किल चेन। असला तो आया ही आया है, जो उनकी खामियां थी सिंदूर की उन्होंने भर ली है। उसके अलावा किल चेन अब उनकी बहुत तेज हो गई है। ये इम्बैलेंस हो गया है पूरा मिलिट्री बैलेंस, वो आगे निकल चुके हैं किल चेन के कारण ही। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियां बता सकता है जो है इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क। स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी। भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। हमें पाकिस्तान से बात करनी है, दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। पाकिस्तान फिर से एक कोई नया मुआहिदा इन लोगों के सामने रखेगा? पाकिस्तान का रोल खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान का रोल बढ़ गया है। सारी कंट्रीज रीजन के साथ में लेके चलना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है इन सबको लाने में टुगेदर। वी आर फिनिश्ड, अमेरिकन आइडिया इज फिनिश्ड। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आके बढ़ चढ़ के कहते हैं कि बड़े खुश हैं और तारीफ कर रहे हैं मक्का पैक्ट की। इजराइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है उसको लेकर सऊदी अरब का ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है। पूरी जंग में ईरान जीत चुका है, अमेरिका इजराइल को कंबाइंड ईरान ने हरा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो फिर से एक नए युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। उनका बयान आपको मैं बताती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम बम बरसाएंगे ओमान के ऊपर अगर इसी तरीके से हॉर्मुज पे जो एक तरह की मैं कहूंगी द्वंद है वो बना रहे। यानी वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज को आजाद कराने के लिए वो ओमान पे बम बरसाएंगे। इसके अलावा एक और खबर यह है कि न सिर्फ कि दुबई बल्कि सऊदी अरब में भी जो आम नागरिक हैं वहां, उनके टेलीफोन्स पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं भी मिसाइल गिर सकती है। यानी युद्ध के बादल अभी छटे नहीं हैं। 60 दिन का ये कार्यकाल खत्म हो चुका है। सबसे पहले जो अभी महत्वपूर्ण सवाल डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को लेकर और जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान की डील हुई है उसको लेकर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की आपको लगता है कि ये कोई गीदड़ भभकी है या वाकई वो ओमान पे बम बरसा देंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हमें ये समझनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रो डॉलर के लिए, अमेरिकन के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो एक ये सोशल मीडिया पे दिखाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाउ इज अमेरिकन टेरिटरी, उसको डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। तो दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है कि जो ओमान है उस पर हम बम बरसाएंगे, जो आपने बात बोली है। तो हुआ ये है कि ओमान और ईरान के बीच में तकरीबन तय हो गया है कि किस तरीके से शिप्स जाएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या टैरिफ लिया जाएगा। तो जो मोटी मोटी बात है वो ये पता चली है कि टोल लिया जाएगा करीबन 7% ऑन द कार्गो वैल्यू, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है इस टोल लेने से अगर नॉर्मल खुल जाए रास्ता, जब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो ईरान एनुअली $100 बिलियन यहाँ से कमा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर भी जहाज जाएंगे, बाहर भी आएंगे, वो सब ईरान के रास्ते से आएंगे, नॉर्दर्न रूट से ही आएंगे, ये तय हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं यहाँ आयल बम ओमान। दो खास बातें जो वो बोल रहे हैं जिसपे हमें ध्यान देना है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी टेरिटरी है। दूसरी ये भी एक लीक हुई थी खबर, जो उन्होंने खुद ही बोली थी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क रैली में, कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद एक रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं, जो फॉर्मर लॉ मेकर हैं, जिनका नाम है मैजोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने ये बताया है कि हाँ, अंदर बातचीत चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी। तो अब कुछ एनालिस्ट भी इस पे बात कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अगर करेंगे तो हॉर्मुज पे ही करेंगे। छोटी बात, मुख्य बात यह है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका इस्तेमाल करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब मैं बातचीत ईरान से नहीं करूंगा, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर। तो ये सब जो है खोखली बातें हैं सारी की सारी, इनमें कोई दम नहीं है।
सिर्फ जो बात समझने वाली है वो न्यूक्लियर वेपन की है, तो उसमें उनकी बातचीत हुई है, यहाँ पर बात फंसी हुई है। प्रवीण सानी जी, यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कि क्या पाकिस्तान का रोल अब खत्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि जो 60 दिन की ये जो पूरी पीस डील थी, ये इसमें मीडिएटर पाकिस्तान था और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको और 60 दिनों के लिए या पूरे साल भर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो बॉम्ब करने की बात है ओमान को या न्यूक्लियर अटैक करने की बात है ईरान के ऊपर, हॉर्मुज पे ही आप कह रहे हैं किया जाएगा, इसके तो बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। लेकिन दोनों बातें आप साथ साथ कह रहे हैं कि इधर अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बॉम्ब करेंगे और न्यूक्लियर हथियार हम अगर इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन ऑप्शन नहीं है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा, न्यूक्लियर वेपन ये कह रहे हैं, ये पता चला है कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है, ये सिग्निफिकेंट बात है। जहां तक बॉम्ब करने का सवाल है, देखिए ओमान का और अमेरिका का बहुत गहरा रिश्ता है, हर मामले में, ट्रेड में भी है, हर चीज में है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहरीन में जो इनकी नेवल बेस थी, जो नेवल 5th फ्लीट का लॉजिस्टिक सेंटर था, वहां वो नंबर 1 था, उसके बाद ओमान में था। ओमान में भी इनके बहुत सारे नेवल एसेट्स हैं, जहां पर कि उनके जहाज अमेरिका के आ सकते थे, वहां कुछ उनको फ्यूल चाहिए, रिकवरी चाहिए, वो सब हो सकता था, वो भी ईरानियंस ने खत्म कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये समझ में आ रहा है कि वो हॉर्मुज में कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक धमकी दी जा रही है ओमान को, क्योंकि ओमान जो है उसने अग्रीमेंट कर लिया है ईरान के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उसको धमकी दी जा रही है कि आप वो अग्रीमेंट ना करें। और जहां तक न्यूक्लियर वेपन की बात है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि बातचीत हो रही है उनके स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, जहां पर वॉर प्लानिंग हो रही है। क्योंकि सवाल यह है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, कन्वेंशनल लड़ाई के ऑप्शंस नहीं हैं। आज अमेरिका के पास एक कन्वेंशनल लड़ाई होती है, एक होता है इस्तेमाल करना न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन पे पता चल रहा है कि बातचीत हो रही है। सिचुएशन ये है, मतलब हॉर्मुज हर तरीके से ईरान के कब्जे में है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन यहाँ मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ है प्रवीण सानी जी, क्योंकि वो लोग भी जो हमदर्दी रखते हैं ईरान से और समझते हैं कि ईरान का अपना अधिकार है अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई समंदर पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता और एक तरह के एक ऐसे बीच के रास्ते तक पहुंचना होगा जहां एक कंसिडरेबल कंट्रोल ईरान का भी रहे, लेकिन बाकी जो आसपास के इलाके हैं, और खासकर चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण पैसेज है, ये एनर्जी के लिए पूरे दुनिया की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा है, यहां से गुजरता है, ईरान को कहीं ना कहीं टोटल कंट्रोल नहीं मिल सकता, 100% कंट्रोल नहीं मिल सकता। उसको किसी एक ऐसे अग्रीमेंट पे पहुंचना होगा जो सबके लिए फायदेमंद हो, कम से कम वहां पहुंचना होगा जहां ये जंग से पहले था मौजूद वहां। तो वो एक यथास्थिति स्टेटस को नहीं बन सकता जो जंग से पहले था। जी नहीं, वो नहीं बन सकता है। जो जंग से पहले की हालत थी, अब वो जंग के बाद नहीं हो सकती। और ईरान ने ये बार बार कहा है कि हम रीजनल कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहते हैं। जो 2 कोस्टल कंट्रीज हैं, कोस्टल कंट्री का मतलब है जो बिल्कुल कोस्ट पे हैं, जो कि ईरान है और ओमान है, उन दोनों की मिलके बातचीत हुई है, जिसमें ये तय हुआ है कि ये रास्ता होगा, इतना हम टैरिफ उस पर लगाएंगे। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी लिटरल कंट्रीज हैं, मतलब और जो कंट्रीज हैं गल्फ स्टेट्स जो कि इस्तेमाल कर रही हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, उनसे हम सलाह लेंगे, इंटरनेशनल लॉ देखेंगे, उसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि हम इस तरीके से करेंगे। तो फ्री होना और जैसे वो पहले था, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो दैट इज आउट। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से पूरा जो एक ग्लोबल एक कंसेंसस जो बन रहा है वो ये है कि ईरान को थोड़ा बहुत अपने में रियायत बरतनी चाहिए, इस तरह से तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जिन पेट्रो डॉलर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी वो समझूंगी भी, लेकिन ये बताइए कि अगर हॉर्मुज जैसा है वैसा रहता है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार हॉस्टाइल एक अपने वर्जन में रहेंगे, कभी बोलेंगे ओमान को बोला इन्होंने कि अगर रास्ते में आया हॉर्मुज के तो हम उस पर बम बरसाएंगे, ऐसा नहीं बोला कि यूं ही बम बरसाने। तो ये तो फिर ये पूरा हॉस्टिलिटी और ये असुरक्षा की भावना और जंग के माहौल में पूरी दुनिया रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे नहीं हट रहे हैं और वो ये गीदड़ भपकियां देते रहते हैं, मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा। देखिए, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना कोई आसान चीज नहीं है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं आज। तो ये कोई बात 1945 की तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स है।
और जहां तक जेडी वैंस है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है कि अमेरिका को अब जो उसकी रिजर्व करेंसी है डॉलर, वो अब नहीं रहेगी। इसका मतलब ही इज एडजस्टिंग टू द रियलिटी दैट पेट्रो डॉलर्स विल बी ओवर, कि पेट्रो डॉलर्स नहीं होंगे। जेडी वैंस का स्टेटमेंट आ गया इसके ऊपर कि अमेरिका जो एक चीप तरीके से, सस्ते तरीके से जी रहा था, डेट के ऊपर जी रहा था, पेट्रो डॉलर्स के कारण जी रहा था, वो नहीं हो पाएगा और अमेरिका जो है वो अमेरिका का डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स, वाइस प्रेसिडेंट अलग तरीके से सोच रहा है, प्रेसिडेंट अलग तरीके से बोल रहा है। वहां पे इस समय ये हालत हो रखी है। जी हाँ, और इस दौरान जो पाकिस्तानी प्रेस छाप रहा है वो ये कि पाकिस्तान फिर से एक कोई नया मुआहिदा इन लोगों के सामने रखेगा, क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा किस्सा है, ये सिर्फ अमेरिका की परेशानी नहीं है, ये तो पूरे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है। इधर आप देखिए कि कुवैत का बुरा हाल हो रहा है, यूएई के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो ईरान के दोस्त हैं उससे अच्छे संबंध रखेंगे, उनको वो साथ लेके चलेगा, और बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, जिनसे बहुत बेहतरीन संबंध नहीं है, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी प्रेस कह रहा है कि पाकिस्तान फिर से मीडिएट करके कोई नई डील ला सकता है सामने। देखिए, इसमें दो अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का रोल खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान का रोल बढ़ गया है। देखिए, पाकिस्तान दो काम कर रहा है, एक मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो अभी खत्म नहीं हुई है। मीडिएशन मतलब मैसेजेस शायद आज भी पास हो रहे होंगे, पर डायरेक्ट कोई टॉक नहीं हो रही है। ऑल्दो ईरानियंस आर क्लियरली सेइंग कि हम कोई मैसेज भी पास नहीं कर रहे हैं, पर मीडिएशन एक काम है। जो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पाकिस्तान का है वो है रीजनल फ्रेमवर्क बनाना। तो उसके अंदर उसका रोल बहुत बड़ा है, जिसमें कि आप जानती हैं अगस्त 7 को ये एक 3 कंट्रीज ने मिलके मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स रीजनल फ्रेमवर्क, मतलब सारी कंट्रीज रीजन के साथ में लेके चलना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है इन सबको लाने में टुगेदर। जहां तक सवाल है कुवैत का, बहरीन का, देखिए ये धीरे धीरे करके इनकी समझ में आएगा कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो यहाँ से हट रही हैं। जैसे मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज ये हालत है कि जीसीसी कंट्रीज से खुद अमेरिकन अब सोच रहे हैं कि हमें वहां से अपनी फौजें पर्शियन गल्फ से हटा के थोड़ी दूर ले जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्याल था मैं फौजों को वहां से हटा दूंगा, वहां रीजनल फ्रेमवर्क बनने दो। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद वेलकम किया है जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को। ही हैज सेड दैट दिस इज अ गुड थिंग। वो अपनी सिक्योरिटी का खुद अरेंजमेंट कर रहे हैं। बट प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात पे सोच रहे थे कि अगर हरमोज हमारे कब्जे में हो जाए, इसीलिए उन्होंने कह दिया हरमोज हमारी टेरिटरी हो गई। तो ये होगा कि जीसीसी कंट्रीज सोचेंगी कि देखिए सिक्योरिटी तो हमें मिल ही रही है, क्योंकि हरमोज जहां से 20% ऑयल और गैस जाता है दुनिया का, वो अमेरिका के कब्जे में है, जो नहीं है। तो इस तरीके से वो पेट्रो डॉलर को कायम रखना चाहते थे, गल्फ से, पर्शियन गल्फ से दूर अपनी फौजों को ले जाके। पर जेडी वैंस ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, क्योंकि जेडी वैंस की बात समझ में आ रही है कि हम हरमोज को नहीं ले सकते ईरान से। इसलिए जेडी वैंस टुडे इज सेइंग कि अमेरिकन डॉलर will no longer be the reserve currency of the world, which means that he is accepting the reality that the petrodollars will end. कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, हो जाएंगे। और क्या मतलब होगा इसका? इसका क्या मतलब होगा? पेट्रो डॉलर का खत्म हो जाने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, देखिए पेट्रो डॉलर एक डील थी जो 1974 में करी थी अमेरिका ने, पहले सऊदीज के साथ करी थी। डील ये थी कि सऊदीज अपना तेल, अपना ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में बेचे और उसके बदले में अमेरिकन सिक्योरिटी देंगे उनको। तो उसके बाद फिर ये डील बाकी जीसीसी कंट्रीज ने भी ले ली, फिर ओपेक ने भी ले ली। तो हो क्या रहा था अभी तक, 74 से लेके आज तक, जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं हुई, कि सारी जो ये कंट्रीज हैं जीसीसी की, ये अपना तेल, अपना ऑयल, अपना और पेट्रोल जो भी डेरिवेटिव्स है वो सब डॉलर में बेच रहे थे। अगर आपको डॉलर में खरीदना है, बाकी मुल्क जो है, चाइना है, इंडिया है और जितने साउथ कोरिया है, जापान है, उनको खरीदना है तो उनको डॉलर चाहिए। तो डॉलर, अमेरिका क्या कर रहा था, अपने डॉलर छाप रहा था। अमेरिका डॉलर छाप रहा था, अमेरिका का डेट वो ये सब कंट्रीज खरीद रही थी, उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स अमेरिका के। अगर पेट्रो डॉलर बंद हो जाएगा, अगर कल ये जीसीसी कंट्रीज सोचेंगे कि हमें जब सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा अमेरिका,
जो हर्मोज है वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, वो ईरान के कंट्रोल में है, तो वो लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर देंगे। वो स्विफ्ट के थ्रू क्यों जाएंगे? लोकल करेंसी में अगर करेंगे तो जो अमेरिका का डेट आज है जो $40 ट्रिलियन है, देखिए अमेरिका आज वो कंट्री है जो कमाता कम है, खर्चा ज्यादा करता है, उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है। 40 ट्रिलियन उसका नेशनल डेट है, 32 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। और अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो रिजर्व करेंसी अमेरिका ये नहीं रहेगी, बिकॉज बाकी सब कंट्रीज जो हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ना तो फंडिंग कर सकते हैं अमेरिकन बेसिस की, कोई 780 बेसिस है 80 मुल्कों में अराउंड द ग्लोब, अमेरिकन एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो जेडी वैंस इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, पर ट्रंप इसको मान नहीं रहे हैं। मेरा ख्याल ये है, देखिए 3 नवंबर को अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। इसके अंदर जो ये माना जा रहा है कि काफी रिपब्लिकन्स भी जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ करेंगे, मतलब दे विल फेवर दैट एंड द मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, सेनेट एंड द हाउस, दैट विल बी अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। वो जो होगी डेमोक्रेटिक होगी, ये माना जा रहा है। तो उसके लिए फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं बहुत सारी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एक माहौल सा बना रहे हैं। ही इज रनिंग अ नैरेटिव बेसिकली, बिकॉज ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ये हमारी टेरिटरी है, आपकी टेरिटरी कहाँ से है? वो तो ईरान की टेरिटरी है। तो ये सब नैरेटिव धोखेबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। ग्राउंड पे एक अलग कहानी है जो शायद जेडी वैंस अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से। बहुत बड़ी बात है कि जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि ये पूरे खराब मौसम का अंदाजा जो इनको हो रहा है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मैं और आप 6 महीने से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और आप लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो तरतीब है, जिस तरह से दुनिया चलती आई थी इस जंग से पहले, वो बदल जाएगी और नए उसूल होंगे, नए रूल्स होंगे, नए रेगुलेशंस होंगे। उस बदलती दुनिया का ही एक इशारा है जिसमें आप अमेरिकन एम्पायर के एंड की बात कर रहे हैं। मैं आती हूँ जो मक्का पैक्ट है उसको लेकर भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया है, और यूएई, इजराइल और भारत, ये तीनों एक त्रिकोण जो बन रहा है, इसको लेकर किस तरह की बात है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि जैसा मैं कह रही थी कि बाकी भारत के पत्रकारों की तरह मैं भी वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुनती हूँ, और वो तो खुद अपनी ऑबिचुरी लिख रहे थे, खुद अपना मर्सिया पढ़ रहे थे कि देखिए हमारा तो वी आर ओवर, वी आर फिनिश्ड, अमेरिकन आइडिया इज फिनिश्ड। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आके बढ़ चढ़ के कहते हैं कि बड़े खुश हैं और तारीफ कर रहे हैं मक्का पैक्ट की। तो इन दोनों के बीच हम कैसे बनाएं कि एक तरफ कमेंटेटर्स, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और तीसरी तरफ जेडी वैंस? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो मुझे पर्शियन गल्फ से अपनी फौज हटानी पड़ेगी, तो जब वहां वैक्यूम हो जाएगा तो कुछ तो चीज वहां पर आएगी, तो वो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आएगा। बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द जीसीसी कंट्रीज। वो इसलिए बिकॉज ही नीड्स द पेट्रो डॉलर्स। सो व्हाट ही इज थिंकिंग इज, अभी तक ये सोच थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरी रहेगी, इसका मतलब मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं जो है जीसीसी कंट्रीज को। सो जीसीसी कंट्रीज विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन पेट्रो डॉलर्स, ये उनकी सोच है। और वहां से मुझे हटानी जरूरी है पर्शियन गल्फ से, बिकॉज वो वनरेबल हो गई हैं, वहां मैं रख ही नहीं सकता हूं। बिकॉज जो जीसीसी कंट्रीज हैं पहले तो वो नहीं मानेंगी अब, क्योंकि उनको खतरा हो रहा है अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं, और वो खुद नहीं वहां रखना चाहते क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है ये ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन से जो बहुत एक्यूरेट है, तो वो पर्शियन गल्फ से दूर होना चाहते हैं अपनी फौजों को, पर पूरा कब्जा चाहते हैं हर्मोज पे। और सोच ये है कि बिकॉज कब्जा रहेगा हर्मोज पे, पेट्रो डॉलर चलता रहेगा। जो नहीं होगा, उनका कब्जा ही नहीं है वहां पर। जेडी वैंस इज सीइंग द रियलिटी कि हमारे पास हर्मोज का कब्जा नहीं है और ना होगा अब, इसलिए ही इज टॉकिंग ऑफ कि यूएस डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा दुनिया की। और अभी तक जो अमेरिका चीपली मतलब जिंदगी बिता रहा था, अब देयर विल बी इन्फ्लेशन, ही इज ऑलरेडी गिवन द इंडिकेशन, वहां रेट बढ़ेंगे। देखिए आज क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका में जो लोगों को हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, वो हो रही है कि गैसोलीन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अमेरिका में। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा, वो एक और मुद्दा बन चुका है। तो जेडी वैंस इज एक्चुअली साइडिंग विद द थिंकिंग कि हमें ये लड़ाई छोड़ के फॉरगेट अबाउट पेट्रो डॉलर्स,
वी हैव टू लिव विद व्हाट वी हैव। जो चीप हम जिंदगी बिता रहे थे बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर्स, समबडी वाज बाइंग आवर डेट, वो वक्त निकल चुका है। जी हाँ। और जो भी थोड़ा बहुत अमेरिका को समझता है वो जानता है कि वहां पर दो चीजों पे सरकारें हिल सकती हैं, एक तो ग्रोसरी के दाम बढ़ जाना और दूसरे वहां जो ईंधन है, जो गैस है, उसके दाम बढ़ जाना। पूरी की पूरी इकोनॉमी और पूरी सोसाइटी इस पे ही डिपेंड करती है। इतने सारे लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी, यानी जो सरकार से पैसा मिलता है, बेरोजगारी का भत्ता या ये सब कुछ, वो सिर्फ ग्रोसरी के दामों पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। और इसीलिए जो जोहरान ममदानी है न्यूयॉर्क में, जो कि इतना मुश्किल हो रहा था वहां पे जीना, सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा पे वो भी पूरा चुनाव जीत गए थे। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, ये जो सऊदी और पाकिस्तान और टर्की वाला पैक्ट हुआ है, इसको लेकर भारत की तरफ से तो कोई, मुझे लगता है आधिकारिक मैंने नहीं देखा कोई रिएक्शन आया है। लेकिन इतना ज्यादा रिएक्शन मांगा जा रहा था कि ये सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए नरेंद्र मोदी का झूठा बयान तैयार किया गया, जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग साथ में आ रहे हैं और इस तरह से करके। लेकिन जो एम्बेसी है भारत की सऊदी अरब में, उसको बाकायदा इस पर रिएक्शन देना पड़ा कि ये झूठ है और ये AI है। इस तरह का कोई बयान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। मैं आपसे यहां समझना चाहती हूं कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो मक्का पैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल, इंडिया और UAE, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है, उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहां के तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं, तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, UAE और इजराइल मिल जाए? हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है, जिसको I2U2 बोलते हैं, विच इज इंडिया, इजराइल, UAE एंड अमेरिका। ये चार का, US का। तो वो खत्म हो रहा है, अभी कहाँ है वो, मैं बताता हूँ। दूसरा जो ये IMEC की बात हो रही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि UAE के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहां से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीजें ये अब सब बदल रही हैं। अभी वहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, जो एक नई सोच है, और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूं, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अच्छा, अब जहां तक हुआ क्या है, UAE और सऊदी का सवाल है। आपको शायद मालूम होगा कि 2 मिसाइल्स फायर हुई हैं अभी, कल की बात है शायद, UAE के पर फायर हुई हैं, और ये बताया जा रहा है कि वो मिसाइल ईरान ने फायर करी है। ईरान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमने फायर नहीं करी है। तो मैं समझता हूं वो जो है, हो सकता है इजराइल की मिसचिफ हो, क्योंकि उसका कारण है, देखिए UAE जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी इसका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना और सेकंड इज UAE। तो कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में और फासला, उनके अंदर रिफ्ट करवाई जाए दोनों मुल्कों के बीच में, UAE और सऊदी के बीच में। इनमें कोई अच्छे रिश्ते थे नहीं, पर अभी बेहतर हो रहे थे, अब उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है, मैं ये समझता हूं, इजराइल अभी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह। पर अमेरिका जो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, ही इज टॉकिंग सेंस। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मेरे हिसाब से ये जो बातचीत कर रहे हैं, वो बेसिकली 3 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन के लिए है, कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पार हो जाए मेरा। तो ही इज बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। मैं सुन रहा था अभी, एक हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो बोल रहे हैं हाँ, इससे हमारे को थ्रेट हो सकती है। इससे आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपको थ्रेट है, देखिए 2 चीजें हैं, एक है रीजनल फ्रेमवर्क, एक है इस्लामिक फ्रेमवर्क। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है वो भी इस्लामिक है, पर वो सिर्फ रीजन तक सीमित है, जो कि वेस्ट एशिया है। पर इस्लामिक फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बियॉन्ड दैट, कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है, वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज के अच्छे हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे आर अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया, मैं ये कह रहा हूं कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। इसका मतलब ये है, इंडिया आप जानती हैं 2024 में वो छोड़ के साथ चला गया था। बांग्लादेश साथ को रिवाइव करना चाहता है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश के साथ आ गया है। चीन जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा बन चुका है। आप जब इन सब चीजों को देखेंगी तो समझ में आएगा, जो इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसमें कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की,
वो पहले यूरेशिया की एक साथ आएंगी। अभी देखिए आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। तो पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। एक बात आपको और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपसे कहा मीडिएशन का रोल है, रीजनल फ्रेमवर्क का रोल है, इस्लामिक नेशंस का रोल है। उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है कि अभी वही एनएसए बोल रहे थे एक उसके ऊपर किसी चैनल पे, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, कि देखिए मिलिट्री बैलेंस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। आप ये बात को क्यों नहीं समझते? तब्दीली ऐसे नहीं होती कि असला आया है, तब्दीली होती है किल चेन, कि कितनी जल्दी से आप फैसला लेते हैं लड़ाई लड़ने का, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। असला तो आया ही आया है, जो उनकी खामियां थी सिंदूर की उन्होंने भर ली है। उसके अलावा किल चेन अब उनकी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब एक ही आदमी वहां पर डिसीजन लेता है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। उसके अंडर सब कुछ है, एनएसी भी उसके अंडर है, एनएसए उसके पास है, आईएसआई उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन उसके पास है, कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज उसके पास है, सब कुछ उसके अंडर है। इसे कहते हैं किल चेन जो है वो तेज हो गई है। ये इम्बैलेंस हो गया है पूरा मिलिट्री बैलेंस, वो आगे निकल चुके हैं किल चेन के कारण ही। तो इन बातों को हमें समझना है। लेकिन प्रवीण जी, एक फौजी के तौर पे आपको अच्छा लग रहा होगा कि फौज के पास ज्यादा ताकत पहुंच गई है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समाज और राजनीति को समझता है कि हमेशा पॉलिटिशियंस जो होते हैं, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको हमेशा मिलिट्री के ऊपर होना चाहिए, तो ये तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के समाज में भी इससे एक डिसबैलेंस पैदा होगा। ये अलग बात है कि एक व्यक्ति फैसला ले रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो तो अनइलेक्टेड है, तो इलेक्टेड लोगों को फैसला लेना चाहिए। वहां पर पाकिस्तान का भी मैं जिक्र करूं, जो मैं भारत के लिए काम ना करूंगी वो पाकिस्तान के लिए भी करूंगी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस मसले को हिंदुस्तान में मुझे समझ में नहीं आता, लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। हर मुल्क जो है उसका अलग तरीका होता है, चाइना का अलग तरीका है, रशिया का अलग तरीका है। पाकिस्तान का तरीका यह है कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी उनकी जनरल हेडक्वार्टर के पास है, और जहां तक गवर्नेंस का ताल्लुक है वो एक अलग सब्जेक्ट है वहां पर। इसीलिए वहां हम कहते हैं उनकी सरकार हाइब्रिड सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको बात करनी है पाकिस्तान से तो आप फौज से बात करिए उनकी, क्योंकि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो फौज चलाती है वहां की, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता है। नहीं, लेकिन सानी जी, इसमें जनता की मर्जी शामिल नहीं होगी। मैं वो कह रही हूं कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो जनता की भावना को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर भारत भी मान लेते हैं कि आसिम मुनीर साहब से भी बात करता है, तो भी वो आम जनता से, यानी पीपल टू पीपल तो बातचीत नहीं हो रही है। वहां सरकार का जो इंतजाम है ये बड़ा फॉल्टी हुआ, ये तो बड़ा। नहीं, देखिए ये दूसरे के मुल्क को हमें एक्सेप्ट करना है और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी है। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियां बता सकता है जो है, तो वो भी एक कह सकता है, कोई भी मुल्क कह सकता है। अब वेस्टर्नर्स कहते रहते हैं चाइना के बारे में ऑटोक्रेसी है, वो भैया तरक्की भी तो कर गए, अब ठीक है उनकी प्रॉब्लम है। वो हमें ये देखना है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, एक ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, लड़ाई का माहौल है हर जगह। और उसके अंदर अगर एक मुल्क जिसकी इस समय इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, अगर इतना ज्यादा बेहतर कर लेता है बिकॉज उसके पास सर्टन एसेट्स हैं। क्या एसेट्स हैं उनके एसेट्स हैं जियोग्राफी, वो तो हमारे पास भी है। उनका और एसेट क्या है? उनका एसेट आज सबसे बड़ा ये है कि जो उनकी आर्मी है वो सिक्योरिटी भी देखती है, और आर्मी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, मई के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फॉरेन पॉलिसी भी देखती है। इन अदर वर्ड्स उनको जियो पॉलिटिक्स भी समझ में आती है। और ये जब ऑर्डर चेंज हो रहा होता है उस समय इन चीजों की अहमियत होती है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए उनका क्या है, वो उनका है, हमें ये समझना है कि उनका अरेंजमेंट क्या है, हम किससे बात करें और किससे हमारी बेहतरी हो सकती है, हम दोनों की बेहतरी हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बैलेंस उनका किल चेन आगे चला गया है। इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी, नक्शा देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है हमें ग्राउंड पे सिचुएशन को समझना है जो यहाँ नहीं समझी जा रही है।
नहीं, आपकी बात से मुझे लगता है कि मैं हमेशा मेरी रजामंदी कभी भी नहीं हो सकती है इस बात को लेकर। आपकी इस बात से मैं पार्शियली अग्री करती हूँ कि उनके देश का जो इंतजाम निजाम है, जो उनके काम करने का तरीका है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको बदल दें, उसको कबूल करें और बातचीत करें। लेकिन साथ साथ कभी भी चाइना का जो ऑटोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस है या फंक्शनिंग है, या पाकिस्तान में अनइलेक्टेड लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए, इसके मैं हमेशा सैद्धांतिक रूप से खिलाफ रहूंगी। हमेशा मेरा एक ही पैमाना रहता है, जो भारत के लिए होगा वो दुनिया के किसी भी देश के लिए होगा। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल आप देख रहे हैं, ऐसे में क्या भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए और ज्यादा सचेत होना चाहिए? ये जो कहा जा रहा है कि भाई देखिए यूएई, इजराइल और भारत एक अलग ही एक्सेस ऑफ पावर बना रहे हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू मैक्का पैक्ट हो रहा है, क्या ये सही है कि भारत अपने लिए ठीक काम कर रहा है? ये भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। इजराइल आज जो है एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि इजराइल विल बी इन बिग ट्रबल, और यूएई अगर ठीक तरीके से बात को नहीं समझेगा, यूएई विल बी इन ट्रबल। यूएई क्या है? यूएई जो है 1 मिलियन एमराती है, 10 मिलियन फॉरेनर्स है। क्या है मतलब? दे हैव मनी, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट उसके अलावा वो क्या है उनके पास? ना तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, खाना बाहर से आ रहा है। अभी उन्होंने वो लैंड कॉरिडोर बना रखा है ओमान के साथ, जो ओमान का सलाला पोर्ट है वो वहां से वो उनका जो पोर्ट है यूएई दुबई में है, फुजेरा, वहां पे वो लैंड कॉरिडोर बना हुआ है, खाना उसके थ्रू आ रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मोदी सरकार की, मैं बार बार बोल रहा हूं और हर लड़ाई के बाद ये और साबित होता जा रहा है जो मैं बोल रहा हूं। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को।